गुजरात की 89 असेंबली सीटों पर कल वोटिंग होगी। वोटिंग शुरू होने में 10 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। गुजरात में कल जिन 89 सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीटें सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के इलाकों में है। यहां पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इसी इलाके से उम्मीद लगाई हुई है। इन 89 सीटों पर तो इलेक्शन कैंपेन कल खत्म हो गया था, लेकिन सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने जमालपुर खड़िया असेंबली सीट में रोड शो किया। पिछली बार यहां से कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला जीते थे, लेकिन नड्डा ने कहा कि इस बार जमालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिख रहा है। जमालपुर सीट को भी बीजेपी ही जीतेगी। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करके गुजरात के बेटे का अपमान किया है, उसके बाद गुजरात की जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है। इस बार एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। बीत गई सो बात गई। अब लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव जिता रहे हैं और ये जमालपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। सोनिया जी और राहुल जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उपयोग किया है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, यह उनके सोच को दर्शाता है, ये उनके स्तर को दर्शाता है। और प्रजातंत्र में जिस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग किया है वह निंदनीय भी है और एक तरीके से उनकी हताशा को बताता है। और उनके जो नेता हैं आगे, वो उन्हीं शब्दों को लेकर के आगे चले हैं। किस किस तरह की हल्की शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये प्रजातंत्र के प्रति उनका जो इज्जत है और प्रजातंत्र के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है वह भी बताती है और उनके सोच से पार्टी के विचार क्या बनता है वो भी बताती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कैंपेनिंग के लिए गुजरात में थे। पहले उन्होंने अहमदाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया, इसके बाद वो वडोदरा गए। समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन किए। राजनाथ सिंह ने गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्हें सही तरीके से सरकार चलाने वाली पार्टी को पहचानना आता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने बीजेपी को कई साल पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए 27 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। राजनाथ सिंह जानते हैं कि चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है, इसलिए उन्होंने गुजरात से मोदी के रिश्तों का जिक्र भी किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को पहचाना है, परखा है और लगातार कई बार गुजरात में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, कई राज्यों में मैंने देखा है कि बराबर लोग सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिसको एक बार परख लिया, जिसको एक बार जांच लिया, उसके साथ गुजरात के लोग अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी अपना रिश्ता तोड़ते नहीं हैं। यह हमारे गुजरात भाइयों, गुजरात के रहने वाले बहनों भाइयों की खासियत है। यहां पर कई मुख्यमंत्री रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी यहां के मुख्यमंत्री रहे 13 वर्षों तक लगातार। उस समय सारे भारत में अव्वल मुख्यमंत्री कोई माना जाता था तो गुजराती माता की कोख से पैदा हुए इसी धरती के लाल नरेंद्र भाई मोदी सबसे अव्वल मुख्यमंत्री माने जाते थे सारे हिंदुस्तान में। और जब से वह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बहनों भाइयों, आप सब में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह अखबारों को पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होगी, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। भारत का कद बढ़ाने वाले, सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ऊंचा करने वाले यही भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए आपके ही नरेंद्र भाई मोदी हैं। गुजरात में बीजेपी के विरोधी आजकल 2 मुद्दों को सबसे ज्यादा उछाल रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी।
कांग्रेस आरोप लगा रही कि अमित शाह 2002 में मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कहकर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने इन दोनों आरोपों का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। कई राज्य सरकारें इसे अपने यहां लागू करने की तैयारी कर रही हैं। गोवा में तो कई साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जहां तक अमित शाह के बयान की बात है, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही और इसमें गलत कुछ नहीं है। दंगाइयों को सबक सिखाने की वजह से ही गुजरात में 20 साल से शांति है। जबकि सच्चाई है कि हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें इसका उल्लेख किया, चर्चा किया कि करना है हमको, वही कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं। और यह आज से नहीं, 1951 से जब जनसंघ के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, उस समय से हमारे घोषणा पत्र में यह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे जब भी हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। ये छुपकर अथवा चोरी से अथवा सिर नीचे करके इस काम को नहीं कर रहे हैं। समय दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार चली है, उसके बाद एक भी दंगे यहां नहीं होने पाए। क्या जनता को इसका स्मरण कराना कोई अपराध है कि हमने ऐसी सरकार चलाई है कि एक भी दंगे नहीं होने पाए? सभी संतुष्ट हैं, सभी खुश हैं। ऐसी नौबत हमने नहीं आने दी थी। हमारी ये तो अचीवमेंट है, हमारी उपलब्धि है। इसकी चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। गुजरात में जिन 82 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी समझ लेते हैं। इन इलाकों में शेड्यूल ट्राइब और पाटीदार समाज के लोगों की अच्छी खासी प्रेजेंस है। पिछली बार शेड्यूल ट्राइब वाले इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भी बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ था। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन इलाकों में 38 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 48। लेकिन इस बार पाटीदार आरक्षण को लेकर विवाद नहीं है, मामला खत्म हो चुका है और इस बार ट्राइबल इलाकों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ साथ बीजेपी को उम्मीद है कि सौराष्ट्र कच्छ इलाके में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के वोट काटेगी, उसे नुकसान पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी ने जिन गिनी चुनी सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है, उनमें से ज्यादातर इसी इलाके में है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनकी विनेबिलिटी, जीतने की संभावना ज्यादा है। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देते वक्त आम आदमी पार्टी ने यह नहीं देखा कि उनकी छवि साफ सुथरी है या नहीं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। यही वजह कि इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। इनकी संख्या बीजेपी के इस तरह के उम्मीदवारों से डबल है और यह बात सामने आई एडीआर की एक रिपोर्ट में। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 1621 यानी 1621 उम्मीदवारों में से 330 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इस मामले में आपराधिक छवि के 61 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी टॉप पर है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मतलब यह हुआ कि उसका हर तीसरा उम्मीदवार दागी है। 60 दागी उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ नेक एंड नेक चल रही है, यानी कांग्रेस के भी हर तीसरे कैंडिडेट पर क्रिमिनल केसेस हैं, जबकि बीजेपी के 32 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कम तो कोई नहीं है। गुजरात में चुनाव लड़े जिन 330 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, उनमें से 192 ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और बलात्कार जैसे गंभीर केसेस हैं। इनमें भी 43 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी टॉप पर है। कांग्रेस 28 ऐसे उम्मीदवारों को लड़ा रही है और बीजेपी 25 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। अहमदाबाद की 10 क्रोई सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही किरण पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। पाटन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार किरीट पटेल पर हत्या की कोशिश का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर। जबकि पंचमहल जिले की शेरा सीट से लड़ रहे
बीजेपी के जेठा भारवाड़ पर रेप और किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। अब मैं आपको दिल्ली के चुनाव का रंग दिखाता हूं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर तो पुलिस ने आज ही मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के वार्ड नंबर 19 से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जोगेंद्र सिंह उर्फ बंटी पर आरोप है कि उन्होंने एक पार्टी में पिस्टल लहराई थी। जोगेंद्र सिंह का यह वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। एमसीडी चुनाव के लिए वोट 4 दिसंबर को डाले जाने वाले हैं। प्रचार के लिए बस 2 दिन और बचे हैं, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने प्रचार में आज पूरी ताकत लगा दी। बड़े बड़े नेता दिल्ली वालों से वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एमसीडी के चुनाव में गली गली जाकर प्रचार किया। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। शिवराज चौहान ने साईं मंदिर से पुश्ते तक रोड शो किया। मनोज तिवारी ने मधु विहार और रिठाला में चुनाव प्रचार किया। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज और आचार्य निकेतन मार्केट के लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंडोली में रोड शो किया। सिंधिया ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में बंद एक मुलजिम को मंत्री बना रखा है, अब तो उनकी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। जो व्यक्ति और जो मंत्री जेल में बैठा हुआ है, जो पार्टी ईमानदारी की पाठ पढ़ाती है पूरे देश को, वो पार्टी, जो व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है, वो आज भी दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है। और जो वीडियो निकल रहे हैं, आम बंदी जो जेल में होता है, क्या उसकी मालिश की जाती है? आम बंदी जो जेल में होता है, क्या दूसरे व्यक्ति से वहां झाड़ू लगाई जाती है उस कमरे में? आम बंदी जो जेल में होता है, उसे इस तरीके से खाना दावत के रूप में खिलाया जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, इसका तो नाम हमें बदलना चाहिए और दीवाने खास पार्टी बनाना चाहिए। अब आपको दिल्ली के चुनाव का एक और रंग दिखाता हूं। लाजपत नगर में नितिन गडकरी ने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। गडकरी का अलग अंदाज है। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार दिल्ली के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि दूसरे शहरों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो खुद काफी जोर दे रहे हैं। इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि अगले साल जनवरी से दिल्ली से जयपुर, देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। अगले साल की जनवरी शुरू होने के पहले दिल्ली से हरिद्वार केवल 2 घंटे में होगा। एक नया रोड हम बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप पहुंच जाओगे। दिल्ली के चुनाव के सिलसिले में आज केंद्रीय अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी मीडिया से बात की। उनके साथ दिल्ली के सारे बीजेपी एमपीज मौजूद थे। हरदीप पुरी ने वादा किया कि एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेगी। प्रधानमंत्री उदय योजना से 50 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें रहने वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे। वहां झुग्गी, वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है
इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के भारी भरकम मंत्रियों को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उतारकर इलेक्शन कैंपेन को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक जमाने में यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इतने सारे मंत्री और इतने सारे मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गली गली जाकर वोट मांगेंगे। लेकिन ये बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया है, ये उनका स्टाइल है। इलेक्शन कोई भी हो, वो हर चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। और केजरीवाल आज इसी तरह के भारी खबर का कैंपेन से शिकायत करते दिखाई दिए। उन्होंने आज दिन में कई बार गिनाया कि बीजेपी ने कितने मंत्री और कितने मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव के लिए मैदान में उतार दिए हैं। वैसे केजरीवाल खुद भी दिल्ली के अपने सारे मंत्रियों और अपने अलावा पार्टी के इकलौते दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुजरात के चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। वो खुद भी गुजरात में 2 दिन गुजारने के बाद आज दिल्ली आए। आज केजरीवाल ने नॉर्थ दिल्ली के मलकागंज इलाके में रोड शो किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 15 साल से एमसीडी चला रही बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए जनता अब आम आदमी पार्टी को मौका दे। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी उनके हाथ में आ गई तो दिल्ली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। और उन्होंने कहा जब वो अपने काम गिनाते हैं तो बीजेपी के नेता उन्हें गाली देते हैं। अगर जनता ने फिर बीजेपी को वोट दिया तो वो दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना देंगे। आज दिल्ली में हमारी सरकार में तो बड़ी कंफ्यूजन थी। ये पतली गली एमसीडी की, ये बड़ी सड़क दिल्ली सरकार की, ये नाली एमसीडी की, ये नाला दिल्ली सरकार का, ये पानी, बड़ा कंफ्यूजन था। अब सारा हमारा है, दिल्ली सरकार भी हमारी है, अब नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो नहीं, सारे काम कराऊंगा मैं, आपके सारे काम कराऊंगा, एक एक काम कराऊंगा। मैं भी करूंगा, मेरा एमएलए भी करेगा, मेरा पार्षद भी करेगा। लेकिन अगर आपने उनका तो वो 5 साल करेगा। तो एक चीज समझ लो, उनका पार्षद मत चुनना। अगर गलती से भी चुन लिया, 5 साल नरक कर देगा आपकी जिंदगी। केजरीवाल को जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को केजरीवाल से सावधान रहने को कहा। शिवराज ने कहा कि केजरीवाल ने तो अपने गुरु तक को ठग लिया, वो जनता को भी नहीं छोड़ेंगे। हम काम करते, कूड़ा घर की जगह लाइब्रेरी बना के दे दी। और केजरीवाल झूठ बोले कौआ काटे, केजरीवाल से डरियो, धोखा दे के निकल जाएंगे, तुम देखते रहिए। केवल प्रचार, केवल खोखला प्रचार। ये जो आप पार्टी है ना, केवल खोखला प्रचार। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा। सबसे पहले तो गुरुदेव को ही निपटाया, अन्ना हजारे जी। ये ऐसे भस्मासुर है कि सबसे पहले गुरु का ही कबाड़ा कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।